आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा इश्क मेरा फतूर सीजन 2 भाग 5 रिकैप। शौर्य उसके कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए बोला, अपने दिलरुबा से इश्क फरमाएंगे अब तो। वेरी फनी। आए बड़े इश्क फरमाने वाले। सभ्यता मुंह बिगाड़ कर बोली तो वह हंस पड़ा, मगर कुछ देर हंसने के बाद उसकी आंखें भर गई और उसका हंसना रोने में बदल गया। शौर्य के चेहरे पर खिली हंसी देख सभ्यता मुस्कुरा उठी थी, मगर उसके हंसते हंसते रोने पर वो घबरा भी उठी। फिर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। शौर्य उसके गले लगकर रोने लगा। अब आगे उसने कसकर सभ्यता को पकड़ रखा था, जैसे वो कहीं जा ना पाए। सभ्यता की आंखें भी पनीली हो चुकी थी और वो उसका सर सहलाने लगी थी। आज कितने दिनों बाद रोया था वो, इसीलिए कुछ बोलकर या उसे दिलासा देकर चुप नहीं करवाना चाहती थी। आखिर कब तक क्यों अकेले घुटता रहेगा, उसे भी तो आगे बढ़ना है। अब कब तक तकलीफों से जूझता रहेगा जो उसने बचपन से सहा है। थोड़ी देर में वो चुप हुआ तो सभ्यता से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। सभ्यता उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, अब बताओ क्या बात है। शौर्य उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और उसके कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए कहना शुरू किया, तुम्हारे पापा मेरे लिए सिर्फ कहने के लिए पापा नहीं थे, बल्कि मेरी जिंदगी भी थे। उन्होंने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। आज के समय में जब मैं 5 साल का था तभी मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तुम्हारे पापा और डैड बहुत अच्छे दोस्त थे। उस वक्त तुम सिर्फ 6 महीने की थी जब वो मॉम डैड की डेथ की खबर सुनकर हमारे घर आए थे। तुम्हारे पापा मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरी नानी ने मुझे अपने साथ रखा, ये कहकर कि मैं उनका आखिरी सहारा हूँ, इसीलिए उनसे दूर ना जाऊँ। सबको मालूम है कि मेरे मॉम डैड नहीं रहे, लेकिन उस दिन असल में हुआ क्या था कोई नहीं जानता। नहीं मैंने आज तक किसी को बताया, ना किसी ने मुझसे पूछा, क्योंकि उन्हें पता था उस वक्त को दोबारा याद करने पर मुझे ही तकलीफ होगी। उस दिन डैड मुझे और मॉम को मूवी ले जाने वाले थे, इसीलिए हम जल्दी से तैयार होकर उनका इंतजार कर रहे थे। डैड जैसे ही आए हम मूवी के लिए निकल गए। इंटरवल तक तो सब सही था, लेकिन उसके बाद जब मैंने डैड से आइसक्रीम खाने की जिद की तो वो लेने चले गए। लेकिन जब काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो मैं और मैम उन्हें ढूंढने चले गए, लेकिन वहाँ उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो हम घर आ गए। शायद किसी काम से जल्दबाजी में घर आ गए हों, सोचकर हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन जैसे ही मॉम ने दरवाज़ा खोला वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। मैंने झांक कर देखा तो मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अंदर चला गया और जैसे ही मैंने अंदर देखा मैं भागते हुए मॉम के पास आ गया। मुझे नहीं पता था उस वक्त इस बात का मतलब क्या था, मगर मॉम को देखकर मैं डर गया। डैड ने जैसे सब कुछ अनसुना कर दिया और वैसे ही कि वैसे ही बैठे रहे जैसे मैंने उन्हें देखा था। मैंने उन दोनों को उठाने की कोशिश की, मगर कोई नहीं उठा। मॉम की सांसें नहीं चल रही थी और डैड खून से लथपथ कुर्सी पर बैठे एक और लटके हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना भी छोटा नहीं था कि कुछ समझ में ना आए। अभी वहाँ मामा जी आए, मैं उनसे जाकर लिपट गया और मॉम डैड को उठाने को कहने लगा। उन्होंने मेरी बात सुनकर हंसते हुए अपनी जेब से गन निकाला और मॉम को शूट कर दिया। एक भारी चीख के साथ मॉम ने मेरा नाम लिया, वहीं निढाल हो गई। मैं चिल्लाता उन्हें मरता उनसे दूर हुआ तो उन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया और पापा के कमरे में जाकर टीवी चालू कर दिया। मैंने जैसे जैसे टीवी में चलते सीन देखे मेरी आंखें डर से फैलती जा रही थी। जहां डैड को उन लोगों ने जंजीर में बांध रखा था और उनके ऊपर चाकू से कुछ लिखते हुए हंसते जा रहे थे। वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे, पहले ही सब हमारे नाम कर देते तो तुम बच जाती। मैंने मामा जी के पैरों में दांत गड़ा दिए और वहाँ से भागने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन बाहर उनके साथ आए लोगों ने मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। ये देखो, कहते हुए शौर्य ने अपनी शर्ट उतार दी जहाँ चाकू के चीरे जाने के निशान थे। सभ्यता ने कांपते हाथों से उसे छू लिया तो उसकी आंखों में भरा पानी शौर्य की पीठ पर गिरने लगा। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते हुए देखना कितनी तकलीफदेह होती है, ये वो महसूस कर पा रही थी। उसने अपने थरथराते लबों से उसके जख्मों को छुआ तो शौर्य ने अपनी आंखें मूंद ली। सभ्यता ने उसकी पीठ पर अपना चेहरा टिका लिया तो शौर्य ने आगे कहना जारी रखा, जब मैं बेहोश था तो तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था। मॉम डैड की मौत की खबर सुनकर उन्होंने मुझे ढूंढा और मामा को गिरफ्तार करवा दिया। मेरा इलाज करवाने के बाद वो मुझे अपने पास रखने लगे, लेकिन मेरी नानी को जब ये बात पता चली तो वो मुझे अपने साथ रखने लगी। तुम्हारे मम्मी पापा हर दिन मुझसे मिलने आते, मुझे घुमाते फिराते और मेरा ख्याल रखते। महीने भर बेहोश रहने के बाद मुझे होश आया था, इसीलिए मैं कमज़ोर था, जिससे मेरा अच्छे से ध्यान रखना था। तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारे जितना प्यार दिया है, इसलिए मैं उन्हें ही अपने माँ बाप मानता हूँ। जब मैं 12 साल का हुआ तो मामा जेल से भाग कर आ गए और उस रात उन्होंने नानी को भी मार दिया। फिर मुझे कुछ लोगों के हवाले कर दिया ताकि वो मुझे भी मार डाले। उसी वक्त हमारे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग गाड़ी से निकले और वो गुंडे उन्हें देखकर भाग निकले। मैं तो बच गया, लेकिन मामा भी भाग निकला। मुक्ता आंटी और अपर्णा आंटी ने भी मुझे माँ की तरह पाला है और तभी से हम साथ हैं।
धनुष, वीर और ऋषि से कभी कुछ नहीं छुपा सका, लेकिन उन्हें खुलकर कुछ बताया भी नहीं। उन्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता था, क्योंकि जानता था वो चुप नहीं बैठेंगे। बहुत भड़के हुए दिमाग के हैं तीनों, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, इसीलिए उन्हें कसम देकर रोक दिया। मैंने तुम्हारे पापा की मदद से अपने डैड का बिजनेस हैंड ओवर कर लिया और उसी में जुट गया। फिर आगे तुम जानते ही हो, कहते हुए शौर्य चुप हो गया। सभ्यता ने उसे खामोश देखा तो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पर वो तो कहते हैं कि आपके मॉम डैड उनके मॉम डैड के दोस्त हैं और आप बचपन से साथ हो। सभ्यता ने पूछा तो शौर्य अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोला, साले मुझे तकलीफ पे नहीं देख सकते, इसीलिए ऐसा कहते हैं। तुम्हें पता है, जब मुझे कोई हाथ भी लगाता है ना, तो वो उनके हाथ ही तोड़ देते हैं। किस्मत वाला हूँ मैं कि वो मेरे साथ हैं। वो बहुत लकी है मेरे लिए। कहते हुए सभ्यता उसके सीने से लग गई और आंखें मूंदे आसमान में चमकते चांद को निहारने लगी। शौर्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए उसे महसूस करने लगा। वीर रूपाली को मनाते हुए उसके पीछे आया और उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया ताकि उसे मना सके, लेकिन रूपाली मुंह फुलाए दूसरी ओर देख रही थी। अब मान भी जाओ यार, कहते हुए उसने चेहरे को थामा तो रूपाली ने चेहरा फेर लिया। वीर बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुराकर बोला, अर्ज किया है मेरी जान, तू ना रूठ मुझसे, ये दिल बगावत पर उतर आएगा। जो तूने नजर ना डाली तो ये दीवानगी हर दायरा पार कर जाएगा। ये चाहत है रूह तक बसी तेरे दीवाने की, अगर तूने अब मुंह मोड़ा तो ये परवाना शमा बनकर जल जाएगा। रूपाली ने सुना तो उसके सीने में सिमट कर बोली, शायर बन जाइए मिस्टर शेखावत, फैन फॉलोइंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, जिनमें भौरा मैं और मेरे पास आसपास तितलियां ही तितलियां मंडराएंगी। वीर ने शायराना अंदाज में कहा तो रूपाली ने उसे घूर कर देखने लगी। वीर ने अपनी पत्ती सी चमकाई और उसके गाल चूम लिए। तुम ना, कहते हुए रूपाली ने उसे उंगली दिखाई तो उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाकर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। रूपाली छुड़ा नहीं पाई और मुंह ऐंठने लगी, जिसे देखकर वीर हंसने लगा। रूपाली को जैसे राहत मिली हो, वो एकटक उसे देखने लगी। आप तो खुश हो ना, वीर ने कहा तो रूपाली जैसे होश में आई। हाँ, ऐसे ही रहा करो, मुझे अच्छा लगता है, कहते हुए वो उसके गले से लटक गई। वीर ने उसके बालों को चूमा और उसका सर सहलाते हुए वैसे ही खड़ा रहा। रूपाली ने अपने दोनों पैर उसकी कमर पर लपेट लिए थे। ऐसे ही रहो तो पैरों में दिक्कत हो जाएगी मिस्टर शेखावत, रूपाली उसके कान को बाइट करते हुए बोली। वीर ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर चिकोटी काटी और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। रूपाली एक बार फिर उसे आंखें बड़ी करके घूरने लगी तो वीर ने उसकी पलकें गिराते हुए कहा, बहुत रात हो गई है, अब मुझे नींद आ रही है, कहकर लेट गया तो रूपाली भी उसके सीने पर सर रख कर सो गई। वीर की आंखों में नींद नहीं थी, उसे बार बार हेजल का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रही हो। आखिर में वो उठकर बैठ गया। रूपाली गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे देखकर वीर ने अपना मोबाइल उठाया और धनुष को कॉल कर दिया। फिर कुछ देर बात करने के बाद बालकनी में खड़ा लाइटों से जगमगाते शहर को देखने लगा। उसे अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला था जिससे वो हेजल के बारे में पता लगा सके। वो कमरे में आने को मुड़ा ही था कि उसे कुछ खटका, वो एकदम से अपने सेंस में लौटा। कमरे में आकर उसने लैपटॉप उठाया और काफ़ी तेज़ी से उस पर उंगलियां दौड़ाने लगा। सादा कुछ नहीं मगर एक क्लू मिल गया था उसे कि हेजल कहाँ हो सकती है। उसने फिर से धनुष को कॉल किया और कुछ देर बाद करके रख दिया। अगली सुबह वीर, राज और रिंकी को लेकर हेजल को ढूंढ रहा था तो वहीं शौर्य और रूपाली उनके घर की तलाशी ले रहे थे। एक एक सामान को ध्यान से देख रहे थे कि कब किसने इसे छुआ है। ये वही जगह थी जहाँ हेजल रहती थी और कल रूपाली को यहीं पर अजीब लगा था, जैसे यहाँ कुछ हो। उन दोनों ने पूरे घर को छान लिया मगर कुछ नहीं मिला। वहीं सभ्यता दूरबीन जैसा कुछ तकनीकी सामान लिए जमीन के अंदर की स्थिति पता लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे भी कुछ नहीं मिला। पुजाने को पलते ही थे कि सभ्यता ने जिसे पकड़ा था उसका रेड लाइट जलने लगा। तीनों ठहर गए और एकटक उस जमीन को देखने लगे जहां हेजल का बेड रखा था। उन्होंने जल्दी से बेड खिसकाया और वहां देखा तो दरवाजे जैसा एक प्लाई लगा था जिसका हैंडल भी था। उसे खोलकर उन तीनों ने देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। ये लोहे का एक कब्र था जिसमें कीलें लगी हुई थी। उस पर खून के निशान भी थे और किसी के कपड़े भी थे जो लाल रंग में रंगे थे। शौर्य ने जल्दी से उसे बंद किया और दोनों को लेकर बाहर निकल गया। इस बारे में वीर से मत कहना, कहते हुए उसने दोनों को समझाया तो खुद को स्ट्रांग करती हुई लड़कियां उसके साथ चली गई। इधर वीर को मैसेज कर दिया। शौर्य ने कह दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें वापस उसे जंगल में ढूंढना होगा, फिर आज रात हम वहां जाएंगे। कहते हुए दोनों तैयार हो गए। रात हो चुकी थी। वीर और शौर्य का जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था, जिसे मना करते हुए दोनों लड़कियां उन्हें समझा रही थी, लेकिन उन्हें वहीं सब कुछ मिलना था, इसीलिए जाना और भी ज़रूरी हो गया। खैर, उन्होंने दोनों को ट्रैकर पहनाया और लैपटॉप लेकर बैठ गई। उनके साथ कुछ ऑफिसर्स भी जा रहे थे। वीर ने अपनी जेब में वो शीशी डाली जो उसे धनुष ने दी थी, फिर चेहरे को कवर कर बाहर निकल गया। सब लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए तो रूपाली और सभ्यता भी अपने काम करने लगी। सबके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था मगर कोई भी अपनी बात सामने नहीं रख पा रहा था। कोई ऐसा था उनकी जिंदगी में जो उनसे भी 10 कदम आगे था, अपने इशारों पर सबको नचा रहा था। हर एक की खबर थी उसी, मगर उसकी किसी को खबर नहीं थी।
एक बेसमेंट जहाँ घना अंधेरा पसरा हुआ था, वहाँ एक परछाई जो खुद से ही बातें किए जा रही थी, साथ ही अपने सामने लगी बड़ी सी तस्वीर पर हाथ घुमा रही थी। कहाँ हो स्वीट हार्ट, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, और कितना तड़पाओगे अपने इस दीवाने को। जल्दी मिल जाओ तो सारी दूरियां मिटा दूंगा, फिर ये सारे काम भी छोड़ दूंगा। सुना है तुम्हें मौत का खेल पसंद नहीं, मगर क्या करूं, मुझे तुमसे इश्क भी तो है, तुम्हारे मीठे रक्त की वजह से हुआ है। बहुत जल्द वो आखिरी दिन आने वाला है जब मैं तुम्हें और तुम आमने सामने होंगे। उस दिन कोई हमारे बीच नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं होंगे। सबको मारकर हम इस दुनिया पर राज करेंगे। सिर्फ तुम्हारे हाँ का इंतजार है, नहीं तो कब का तुम्हें अपना बना चुका होता। हर बार करीब आकर दूर चली जाती हो, जानती भी हो कितना तड़पता हूँ तुम्हारे लिए। एक बार, बस एक बार तुम मेरी बनाई दुनिया में कदम रख लो, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, वहां जहां तुम दोबारा लौट नहीं पाओगी। कुछ दिन और मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे मोहब्बत हो तुम मेरी, कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हें। तुमने मेरे लिए जो किया उसके बाद तुम मेरी रूह में छा गई हो। तुम्हें पाना मेरे लिए जुनून बन गया है, पागल हो गया हूँ तुम्हें पाने की तलब पे। मेरी इस पहेली सी उलझी मोहब्बत का किस्सा तुम कभी नहीं सुलझा पाओगे स्वीट हार्ट, कभी भी नहीं। आखिर ये जिंदगी भी तो तुम्हारी ही है, तो क्यों ना मौत के वक्त हम साथ हों और अपनी इस छोटी सी दुनिया को बड़ा करके हम यहाँ का बादशाह बने। तुम मेरी मल्लिका बनोगी, मेरी मल्लिका। कहते हुए वो आदमी हंसने लगा, हा हा हा। उसकी हंसी बहुत भयानक थी जो उस अंधेरे बेसमेंट में गूंज रही थी। हंसते हंसते ही वो सीटी बजाते हुए गुनगुनाने लगा, मैं आ गया तुझे ढूंढते ढूंढते, मेरी मोहब्बत है तेरी चाहते चाहते, मेरा साया तेरे लिए आसान कहाँ मुझे ना छू सके, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, मैं हूँ वहाँ। साइको की एक झलक उसके पागलपन के साथ उसके सीटी की धुन इसी गाने की है। शेखावत विला अचानक लाइट ऑफ होने से लड़कियां हैरान रह गई, जहाँ लाइट कैसे बंद हो गई। पिता ने कहा तभी मोबाइल का टॉर्च ऑन कर ड्रॉर से कैंडल निकाल कर जला दिए। कैंडल जलाकर वो जैसे ही मुड़ी अपने सामने खड़े शख्स को देख चीख पड़ी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इधर किचन से पानी का जग लिया आती रूपाली ने जब उसकी चीख सुनी तो वो भी घबरा गई और अंधेरे में ही दौड़ते हुए कमरे तक पहुंच गई। लेकिन ये क्या, दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और वॉचमैन को भी आवाज़ दी, मगर उसका भी कुछ पता नहीं था। उसने अपना फ़ोन ढूंढा तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो कमरे में ही छूट गया था। वो लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुल नहीं रहा था। अंदर सभ्यता की हालत खराब हो चुकी थी। उस शख्स का हुलिया देखकर जो अंधेरे में भी चमक रहा था, उसकी वो गुलाबी आंखें मौत सी ठंडक बरसा रही थी, जिसे देख सभ्यता भी अपनी हिम्मत खो रही थी। अगर उसे इस वक्त होश से काम लेना था, ऐसे ही कमज़ोर नहीं थी वो। उसने अपने हाथों को इधर उधर घुमाया और लाइट को टटोलते हुए उठा लिया। वहीं उस शख्स ने उसके मूवमेंट देखे तो सीटी बजाते हुए धुन गुनगुनाने लगा। उसके हाथ में बड़ी सी चाकू थी जिस पर खून लगा हुआ था। वो उस पर हाथ फिराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो वही सभ्यता अपने बचने के लिए हथियार तलाश रही थी। उस शख्स ने जैसे ही उस पर हमला किया, सभ्यता झुककर उसके पीछे आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे प्यादे से डर जाऊंगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है बाबू मुशाए। जाकर कहो अपने उस साइको बॉस से कि हमें भटकाना बंद करें, क्योंकि तह तक तो हम पहले ही पहुंच चुके हैं। कहते हुए उसने उस शख्स की आंखों के पास लाइटर जला दिया और उसके पेट पर मुक्का बरसाने लगी। वहीं वो शख्स भी उससे कम नहीं था। दोनों में बराबर की मुक्केबाजी हो रही थी। उसने सभ्यता के बालों को पकड़ा और उसका सर दीवार पर दे मारा, जिससे सभ्यता लड़खड़ा गई। उसके बातें से खून बहने लगा। तभी रूपाली ने पीछे से उस आदमी के सर पर पानी से भरा जग दे मारा, जिससे सभ्यता उसके हाथ से छूट गई। उसने अपना सर पकड़ लिया तो रूपाली ने उसके पेट पर लात मारते हुए कहा, जाने देंगे कमीने, क्योंकि तेरी मौत मेरे उस खिलाड़ी के सामने हमारे हाथों ही होगी। तू ले जाएगा हमें उस तक। कहते हुए उसने खिड़की से उसे धक्का दे दिया तो वो शख्स ऑटोमेटिक एक बड़े से पिंजरे में कैद हो गया। लड़कियों को अकेले छोड़ गए हैं बंदे यूं ही तो नहीं चले जाएंगे, उनकी सुरक्षा करना भी तो प्राथमिकता है उनकी। रूपाली जाकर सभ्यता को देखने लगी, तब भी लाइट आ चुकी थी। उसने मरहम पट्टी की तो सभ्यता ने उसे पूछा, तुम अंदर कैसे आई? बेबी डॉल, ये हमारा घर है जिसके हर कमरे की दूसरी चाबी हमारे ये हाथ है, जिसे स्कैन करते दरवाजा खुल जाता है। रूपाली ने कहा तो सभ्यता दर्द में भी मुस्कुरा उठी। उसने बहादुरी से सामना किया था उसका, लेकिन पहले देखते ही वो चीख पड़ी थी, क्योंकि उसे लगा था ये असली साइको किलर है जो उन्हें मारने आया है। लेकिन जैसे ही उसने उस शख्स की आंखों की पलकों को झपकते देखा तो समझ गई कि ये वो नहीं है, क्योंकि उसके पल के झपकने से उसकी गुलाबी आंखों का रंग बदल नहीं रहा था, जबकि असली रक्तपाती की आंखों का रंग पल पल बदलता है जैसे वो चाहता हो। तो जाहिर सी बात है कि उसने सिर्फ लेंस लगाई थी जिससे आंखों का रंग नहीं बदला, और मैं उससे भिड़ गई। सभ्यता ने कहा तो रूपाली ने लैपटॉप ऑन कर दिया और उसके साथ आगे के काम करने लगी। कनाडा का जंगल, काल्पनिक
वीर और शौर्य ऑफिसर्स के साथ उस घने अंधेरे से भरे जंगल में घुसते जा रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि जाना कहाँ है, मगर जाना तो था ही। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही वहां आगे बढ़ने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये जंगल का सफर किस मोड़ पर और किससे सामना करवाने वाला है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। एकाएक ही एक ऑफिसर का पैर फिसला और वो एक गड्ढे में जा गिरा। उसे बचाने के लिए दूसरे ने हाथ पकड़ा, मगर वो भी खींचा चला गया। उसके साथ साथ बाकी लोग भी उसी गड्ढे में जा पड़े, जो कि बड़ा सा कुआं-नुमा आकार का बना था। वीर अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, उसे पहले से मालूम था हम यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए उसने ये जाल बुना। इसका मतलब हम उसके ट्रैप में फंस चुके हैं। शिट! कहते हुए शौर्य ने अपने जबड़े भींच लिए। इंस्पेक्टर जॉर्डन बोले, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कोई खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है नहीं ऑफिसर, खतरा हो चुका है। कहते हुए वीर ने अपनी गन को लोड किया और अपनी जेब से शीशी निकालकर उसकी खुशबू अपनी नाक में भर ली। फिर आंखें बंद करके खोलते हुए अपने शौर्य को इशारा किया तो शौर्य भी रेडी हो गया। ऑफिसर्स ने भी अपनी अपनी गन हाथ में ले ली और एक एक करके शूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि गड्ढे के आसपास बहुत से जंगली जानवर इकट्ठा हो गए थे, जो आम जानवर नहीं थे बल्कि लकड़बग्घों का झुंड था, जिससे बचना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इंस्पेक्टर जॉर्डन के ऊपर आ लपका, जिसे गोली से उड़ाते हुए इंस्पेक्टर जॉर्डन ने अपनी गर्दन मरोड़ी तो गुड शूट कहते हुए वीर और शौर्य मुस्कुरा उठे। बहुत ही मुश्किल से रास्ता बनाते हुए वो सब गड्ढे के बाहर निकले। तब तक सुबह हो चुकी थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि दिन के उजाले में उसे ढूंढना मुश्किल था। वापस लौटते ही रात के बारे में जैसे ही पता चला, शौर्य सभ्यता के पास चला गया और वीर रूपाली के पास। फिर चारों बेसमेंट में चले गए, जहाँ वो रात वाला आदमी पिंजरे में कैद था। वीर और शौर्य ने उसी आदमी को देखा तो हैरान रह गए, मगर वीर को देखते ही राज, हेजल के पापा ने अपना चेहरा झुका लिया और दबी आवाज में कहा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसे कैसे जवाब नहीं दोगे? जिसके लिए ये सब किया है, क्या उसे आंखों के सामने तड़पते हुए देख पाओगी? वीर ने दांत किटकिटाते हुए बहुत ही गुस्से से कहा। तभी दरवाजा खुला और रूपाली रिंकी हेजल की माँ को अंदर ले आई। राज को देखते ही रिंकी उसके पास दौड़ पड़ी और धीरे से बोली, तुमने इसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं, राज ने कहा तो रिंकी रिलैक्स हो गई। वो पलटी के चारों की घूरती नजरों को देख सहम गई। वीर गुस्से से हाँफने लगा था। उसे इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। उसने आगे बढ़कर राज का गला पकड़ लिया और बेहद गुस्से से कहा, बताओ कहाँ है हेजल? रिंकी उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। वीर, छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। शौर्य ने उसे राज से दूर करते हुए कहा तो उसने उसे धक्का देते हुए छोड़ दिया और चेतावनी भरे लहजे में बोला, अगर मेरी हेजल को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा का भी मौका नहीं दूंगा। कहते हुए वहां से बाहर निकल गया। सभ्यता ने रूपाली के कंधे पर हाथ रखा तो वो भी उसके पीछे चली गई और शौर्य राज से पूछताछ करने लगा। जब उसने मैं कुछ नहीं जानता कहते हुए बहुत देर तक आनाकानी की तो सभ्यता रिंकी की गर्दन पर चाकू रखकर बोली, अब एक बार और मैं कुछ नहीं जानता कहा ना, तो भूल जाना इसे। राज ये देख घबरा गया और बताता हूँ कहते हुए उसने रिंकी को देखा, जो उसे कुछ ना बताने का इशारा कर रही थी, जिसे इग्नोर कर राज ने कहना शुरू किया, हेजल हमारी सगी बेटी नहीं है। जब वो 1 साल की थी तो हमने उसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसीलिए हमने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। वो ठीक भी हो गई और इसी बीच सिंगिंग क्लास में उसकी मुलाकात वीर से हुई। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ ही बिताती थी, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी। एक दिन जब हम उसे सिंगिंग क्लास से छोड़कर घर आए तो एक आदमी हमसे मिलने उसने हमसे हेजल के बारे में पूछा, मगर अनजान व्यक्ति को हमने कुछ नहीं बताया और उसे खरी खोटी सुनाकर हम निकल गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वो आदमी हर रोज़ एक ही सवाल लेकर आता कि हेजल को हम उसे दे दें। हमने उसे मना किया और पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी भी दी, मगर वो नहीं माना। जिस दिन हम उसकी कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गए, वो आदमी मौजूद था। उसने उस पुलिस वाले की बड़ी सी बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसे देख हम घबरा गए। उसने रिंकी को मारने की कोशिश की, जिस डर से हम उसकी बात मान गए। हमने हेजल को उसे देने का वादा किया और बदले में उसने हमें 2 करोड़ दिए, जिसे लेकर हम यहाँ से साउथ अफ्रीका जाने वाले थे। जब वीर इंडिया गया तो हमने उसकी क्लास हेजल को लेने अपने ड्राइवर को नहीं भेजा था। वो उस आदमी का ड्राइवर था जिसे उसने भेजा था, और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम। हेजल को उसने कहाँ रखा है हमें ये भी नहीं मालूम। कहते हुए राज खामोश हो गया। शौर्य ने कसकर उसके जबड़े को भींचा और उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। साले दरिंदे, वो बेटी है तेरी, तुझे पता भी है तूने उस मासूम बच्चे का सौदा किया है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तू और तेरी ये मैना दोनों जान से जाओगे। फिर करवाते रहना अपनी बच्ची कुची हड्डियों का पोस्टमार्टम साउथ अफ्रीका में। उस आदमी की जानकारी दो मुझे। शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा तो राज और रिंकी एक दूसरे को देखने लगे। ओहो, तो पैसे के लालच में उसे जानना भी जरूरी नहीं समझा। कहते हुए शौर्य फिर गुस्से से भर उठा। पर उसे हेजल से क्या फायदा होगा जो वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। सभ्यता ने कहा, क्योंकि वो हेजल ही है जो उसकी स्वीट हार्ट तक उसे पहुंचाएगी। रिंकी ने कहा तो वो हैरान रह गए। स्वीट हार्ट मतलब? तो उन्होंने एक साथ कहा तो राज ने जवाब दिया,
कोई लड़की है जिसे वो ना जाने कब से ढूंढ रहा है, और हेजल ही वो कड़ी है जो उसे उसकी स्वीट हार्ट तक ले जाएगी। हमें बस इतना ही मालूम है, कहते हुए राज चुप हो गया तो सभ्यता उसे घूरते हुए बोली, और तुम्हारे घर में जो मिला उसके बारे में क्या ख्याल है? घर में क्या मिला? रिंकी अटकते हुए बोली, जेवर मिले हैं डायमंड के तुम्हारे, कहो तो छापा मरवा दें। सभ्यता चिढ़ते हुए बोली, वो किलो से भरा संदूक जैसे क्या है उसमें? बच्चे के खून से सने कपड़े भी मिले हैं। शौर्य सपाट लहजे में बोला, वो उसी आदमी का है, उसने ही वो कपड़े और संदूक वहां रखवाए ताकि कभी कुछ हो तो सबको लगे हेजल इस दुनिया में नहीं है। रिंकी ने कहा, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले तुम तो। अपने ही घर में अपने हाथों कब्र खोद के बैठे हो। सभ्यता ने कहा तो दोनों चुप हो गए, लेकिन शौर्य के दिमाग में कुछ और एक खिचड़ी पक रही थी, जिसे सोचते हुए वो उसके होंठों पर एक तरफ उठ गए। वहीं वीर के पीछे कमरे में आई रूपाली ने उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम उसे सही सलामत ले आओगे। मैं उसे दोबारा किसी के साथ नहीं भेजूंगा। उस छोटी सी मासूम बच्चे की क्या गलती थी जो उसे किसी को भी बेच दिया? पैसों के लिए इंसान कितना गिर जाता है। कहते हुए वीर अपने हाथों में चेहरा छुपाकर बैठ गया। अगर तुम ही ऐसे लाचार बनोगे तो हेजल को हम कैसे ढूंढेंगे? जानती हो ना वो किस हाल में होगी। रूपाली ने कहा तो जैसे वीर के दिमाग ने काम करना शुरू किया हो। वो उठा और बेसमेंट की ओर दौड़ पड़ा, जिसे देख रूपाली भी उसके पीछे भागी। वीर ने आते ही राज को पिंजरे से बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। कहाँ छुपा बैठा है वो? बता मुझे। यहाँ मोहरों में उलझाकर किस बिल में घुसकर बैठा है? बता। वो उस पर मुक्के बरसाए जा रहा था, लेकिन राज मुझे कुछ नहीं मालूम कहते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहा था। वीर के सर पर जैसे खून सवार हो गया था। वो राज को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे अधबना होते देख शौर्य ने उससे दूर किया और दोनों को बेसमेंट में ही बंद करके चारों बाहर निकल आए। वीर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने बालों को पकड़कर खींचते हुए चीख पड़ा। उसने अपनी गर्दन दाएं बाएं मरोड़ी और अपने गले को पकड़कर चीखने लगा। उसकी बिगड़ती हालत देख सभ्यता दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और इंजेक्शन लेकर आई। तब तक शौर्य और रूपाली ने उसे पकड़ रखा था। सभ्यता ने उसे इंजेक्शन लगाया तो वो वहीं निढाल हो गया। उसे बिस्तर पर लिटाकर तीनों वहीं बैठकर सोचने लगे। इंडिया। तनुष तविशी को लेकर हेडक्वार्टर आया, जहां रोज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके सीने पर किसी ने दांत गड़ाया था, जिसमें जहर मिला था। उसके शरीर पर भी जगह जगह काटने के निशान मिले हैं। और सबसे खास बात ये कि जो आजकल शहर में वारदात हो रही है उसमें और इस केस में एक सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि रोज़ा के शरीर में भी उन्हीं कीलों को लगाया गया है जिसका इस्तेमाल वो साइको किलर करता है। डॉक्टर कहकर जैसे ही चुप हुआ तविशी ने कहा, इसका मतलब रोज़ा की मौत का जिम्मेदार वो साइको किलर है? यस मैडम, डॉक्टर ने कहा और फाइल उसे दे दिया, जिसमें रोज़ा की मौत के बाद उसकी लाश की तस्वीरें थी, जिसे अलग अलग एंगल से लिया गया था। तनुष अपनी सोच में गुम था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाते हुए कान से लगाया तो उधर से शौर्य की आवाज़ आई, सब कंट्रोल में है, जल्द ही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करो, बस यहाँ भी कंप्लीट होने वाला है। कहते हुए धनुष ने फ़ोन रख दिया और बाहर निकलकर फिर से एक नंबर डायल किया, जिसे उठाते ही उधर से आवाज़ आई, डिटेल्स आपको भेज दी हैं। ओके, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कहते हुए धनुष ने फ़ोन पॉकेट में रखा और पलटा तो सामने तविशी खड़ी थी। उसने चलने का इशारा किया तो तविशी उसकी बाँह पकड़कर उसके कंधे पर सर रखकर चलने लगी। वही पुराना हॉस्पिटल और वही सीजरों से भरा कमरा, जहाँ एक छोटी सी बच्ची घुटनों के में सर छुपाए सुबक रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। वो रोते हुए डरी सहमी से इधर उधर नजरें घुमा रही थी। उसके सामने आज भी खाने की प्लेट रखी थी, जिसमें उसका मन पसंद खाना रखा था, जिसे उसने हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन भूख उस पर हावी होने लगी थी, जिससे हार मानते हुए उसने धीरे से अपने नन्हे हाथों को आगे बढ़ाया और प्लेट से रोटी उठाकर खाने लगी। ऐसे ही उसने पूरा खाना खत्म कर दिया और कुछ देर बाद पानी पीकर गहरी नींद में चली गई। 1 हफ्ता हो चुका था उसे ऐसे रहते हुए। उसे यहाँ कौन लाया कुछ पता नहीं था। जब भी आंखें खोलती खुद को अकेले पाकर रोती रहती, अपने मम्मी पापा को याद करती और वीर का नाम लेकर उसे यहाँ से बाहर निकलने को कहती रहती, मगर यहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं था जो उसे बाहर निकाल सके। उसने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की थी, मगर वो भारी आवाज़ जिसे सुनकर वो डर और खौफ में खुद में ही सिमट कर एक कोने में दुबक जाती थी, जो उसे बाहर जाने से रोकती थी। आके भूख कब तक बर्दाश्त करती वो, इसीलिए खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाती और पेट भर खा लेती। लेकिन जैसे ही वो खाना खाती उसे बहुत नींद आती और गहरी नींद में सो जाया करती, तो फिर अगली सुबह ही खुलती थी। उसके उठने से पहले खाने की प्लेट उसके सामने होती थी। उठते ही वो चीखने चिल्लाने लगती, मगर आवाज़ बाहर नहीं जाती थी और फिर से वो भारी आवाज़ गूंजने लगती, जिससे डरकर वो चुप हो जाती थी। ये हेजल ही थी जो इस हालत में थी, मगर उसे यहाँ रखने वाला वो खून का प्यासा उसके पास तक नहीं आता था। सिर्फ एक भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ती थी। ऐसा क्यों, ये तो वही जानता था। कनाडा। वीर और शौर्य ने राज और रिंकी को भी साथ ले लिया और वहाँ से इंडिया के लिए निकल गए, क्योंकि राज ने कहा था कि वो आदमी हेजल को इंडिया लेकर जाना चाहता था। वो लड़की कौन है जिसके लिए उस साइको ने इतनी तबाही मचा रखी है, इसका भी कुछ क्लू नहीं मिला था। आखिर कनाडा से इंडिया तक क्या कनेक्शन है? दोनों का यही सोचते हुए वो फिर से
बार पुरानी कड़ियों को जोड़ने लगी। कनाडा में भी सेम हालत और इंडिया में भी ऐसे कैसे हो सकता है? वीर कुछ सोचने नहीं पा रहा था, उसका सर फटा जा रहा था सब कुछ सोचने पर। इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की और हेजल को याद करने लगा जब वो पहली बार उससे मिला था। जब वीर का ट्रीटमेंट हुआ था तो वो पहले से बेटर था। तब उसने एक सिंगिंग क्लास ओपन कर ली थी जहाँ हेजल आई थी सिंगिंग सीखने, लेकिन वो ज़्यादातर उससे दूर दूर रहती थी। लेकिन जब वीर उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करता तो वो खुश हो जाती थी। वो आज भी वो दिन नहीं भूल सकता जब वीर सड़क पर एक गाड़ी के आगे आने से उस छोटी सी बच्ची हेजल ने उसे बचाया था। दरअसल वीर क्लास से बाहर निकलकर रोड के दूसरी ओर बैठी एक बुजुर्ग महिला के पास गया था और उसे कुछ पैसे देकर जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा, एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारने ही वाली थी कि हेजल बीच सड़क पर आकर चीख पड़ी। इसे पलटकर वीर ने देखा तो उसे लगा वो रोड क्रॉस करने से डर रही है। ये सोचकर वो वापस उसकी ओर दौड़ पड़ा तो वो कार जाकर सीधा पेड़ से टकरा गई। वीर ने देखा तो हेजल को गोद में लिया आंखें बंद कर ली। आप ठीक हो? हेजल की प्यारी आवाज़ उसके कान में पड़ी तो वीर मुस्कुरा उठा और थैंक यू लिटिल एंजल कहते हुए उसकी नाक पर टैप कर दिया। हेजल अपने हाथ आगे बढ़ाकर बोली, वी आर फ्रेंड्स। या ओके, आई एम वीर कहते हुए वीर ने उसके हाथ मिलाया तो वो बोली, हेलो अंकल शहजादा, आई एम हेजल। वीर उसके जवाब पर मुस्कुरा उठा था। फ्लाइट लैंड होने से वीर वर्तमान में लौटा और गहरी सांस भरते हुए रूपाली के कंधे पर सर टिका लिया, जो कब से उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख रही थी। डोंट वरी मेरी धड़कन, योर मिस्टर शेखावत इज फाइन। वीर ने उसे हंसाते हुए तो कहा। वो रूपाली ने उसके सीने पर अपना सर रख लिया और वीर ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी को खोला गया था क्योंकि पुलिस ने यहाँ सब कुछ साफ करवा दिया था। फिर भी स्टूडेंट्स के मन में खौफ तो भरा ही था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। अबे कॉलेज कैंपस से बाहर निकलकर जैसे ही मेन गेट पर आया, किसी से टकरा गया। अबे अंधे, तेरा पैर टूट जाए और तू लंगड़ा हो जाए, मुझे जैसे नाजुक कली तुझे से कांटे की आंखों में पहले दिन ही चुभने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाजुक गुड़िया पर अपनी चट्टान जैसी भारी भरकम खदान गिराने की? लड़की गुस्से से अभय को धकेलते हुए बोली और उसके पेट पर चढ़कर बैठ गई। फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे जैसे मुक्का मारने को ही उसके बगल वाली दुकान में रेडियो पर चलते गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हाँ, तेरा दिल फरीबी है और हम सिरफिरे भी हैं। प्यार व्यार हम नहीं जानते, सीधे सीधे लगते हो, फिर क्यों ऐसे ठगते हो? लगते हैं क्या नादान से हो। इसे जो माफ़ किए वल्ला ये दिल जरा सा निठल्ला है, इरादे बेईमान से। इधर अभय को जैसे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसकी इस हरकत पर अवाक सा उसे देखने वाला अभय जैसे होश में आया। उसने लड़की को सीधे पलट दिया और उसके ऊपर आकर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है और ऐसे कौन बात करता है? मैं करती हूँ कहते हुए लड़की उसके ऊपर आ गई। तुम मुझे जानती नहीं हो कहते हुए अभय ने उसे फिर से पलट दिया और आंखों में नाराजगी लिए बोला, हद पार कर रही हो, मुझसे भिड़ो मत, समझी? पहली गलती है इसलिए जाने देता हूँ, नहीं तो कहते हुए वो उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। नहीं तो क्या करते? मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे यहाँ से जाने की धमकी देते, और कह भी क्या सकते हो तुम? लड़की उसकी आंखों में झांकते हुए बोली तो अभय ने एकदम से लड़की की बाजू पकड़ी और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खुद का दिमाग तो बेच कर आई हो, मुझे सुना रही हो? तुझ जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तो अब देख लो। लड़की ने अपना चेहरा उसके चेहरे के आगे करते हुए कहा तो अभय होंठ भींच कर रह गया। उसने अपनी पकड़ मजबूत की तो लड़की सिसक उठी। अभय ने उसे गुस्से से घूरते हुए धक्का दिया और वार्निंग देते हुए कहा, मकड़ी के जाले में उलझना मगर मुझसे नहीं, कहते हुए वहां से चला गया। वहीं वहां खड़े लोग दोनों को अजीब नजरों से देखने लगे। लड़की ने अपनी बाजू को देखा और धीरे से उस पर हाथ रख आंखें बंद कर ली। उसे दर्द हो रहा था, जिसे महसूस कर उसकी पलकें भीग गई। उसने जाते हुए अभय को देखा, तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी जहरीले कीड़े, कहते हुए वो गेट के अंदर चली गई। वो फिर से इंडिया आ चुके थे, लेकिन उन्हें हेजल की अब तक खबर नहीं मिली थी। वहीं धनुष अपने कैबिन में लैपटॉप चलाते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे जल्द से जल्द सब कुछ सामान्य करना था। इसके चलते वो खाना पीना तो क्या सोना भी भूल चुका था। दोपहर हो चुकी थी, उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। जल्दी आता हूँ कहकर घर से निकला था, लेकिन यहाँ आने के बाद वापस गया ही नहीं, जिससे तविशी गुस्से से उबलती हुई लंच लेकर यूनिवर्सिटी ही आ गई। उसने कैबिन का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर आई धनुष को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि धनुष ने उसे देखा तक नहीं था। वो जाकर सीधे उसका हाथ हटाती हुई उसकी गोद में बैठ गई और उसके गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देखने लगी। धनुष जो अचानक हुए इंसिडेंट से गुस्से से भर गया। उसने अब जब सामने अपने जुनून को देखा तो उसके चेहरे पर सुकून उभर आया। उसने उसकी कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाते और भवें उचकाते हुए क्या हुआ का इशारा किया तो तविशी ने उसे गाल पर अपने दांतों से काट लिया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगी। धनुष अब मुस्कुरा उठा। उसने उसका चेहरा अपनी ओर किया और गहरी सांस भरते हुए उसकी गर्दन पर छोड़ दी। अपने गले में उसकी गर्म सांसें महसूस कर तविशी सहर उठी, अपनी पलकें झुका ली, जिसे देख धनुष अब खुलकर हंस पड़ा। तो वो उसके सीने पर मुक्का झड़ते हुए नाराजगी से बोली, तुम्हें याद ही नहीं कि तुम्हारी एक बीवी भी है? नॉर्मली हम इंसानों की एक ही बीवी होती है, मेरी चिड़चिड़ी बीवी। कहते हुए धनुष ने उसकी ठुड्डी खींच दी तो तविशी सच में चिढ़ गई। मुझे बात ही नहीं करनी, कहते हुए वो उठी कि धनुष ने वापस उसे खींच लिया और धीरे से कहा,
अच्छा नाराज क्यों हो रही हो ये तो बताओ। जब पता ही नहीं तो नाराज होने का क्या मतलब। कहते हुए तविशी फिर उठकर खड़ी हो गई। यार तुम बात बात पर उठ क्यों जाती हो। धनुष चिल्लाते हुए बोला। तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही बैठी रहूं। तविशी भी उसी तरह बोली तो धनुष हाँ कहते हुए उसे घूरने लगा। धनुष ने अब ध्यान से देखा कि उसने साड़ी पहनी हुई है। वो मुस्कुरा उठा और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर तविशी चिढ़ उठी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, खाना खाओगे या चली जाऊं। ये पूछ रहे हो या बता रहे हो। धनुष ने अपनी भौहें उछाली। फाड़ में जाओ जंगली गोरिल्ला, कहते हुए तविशी टिफिन लेकर उठ खड़ी हुई। अरे यार मजाक कर, कहते हुए धनुष ने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। आप खाएंगे या मैं जाऊं। वो शांति से बोली तो धनुष की आंखें सर्द हो गई और जाओ कहते हुए उसने तो छोड़ दिया। तविशी आंखों में आई नमी दबाते हुए उठ खड़ी हुई तो धनुष ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ा और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा गड़ाते हुए कहा, रो क्यों रही हो। वो खामोश रही तो उसने कहा, अच्छा सॉरी, माफ कर दो मिसेस सूर्यवंशी। कहते हुए उसने अपने दोनों कान पकड़ लिया लेकिन वो मुंह फुलाए उसे घूरती ही रही। भूख लगी है, खाना नहीं खिलाओगी। उसने प्यार से कहा तो तविशी उसके सीने से लग गई और उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए दूर होकर बोली, आपका पेट हवा खाकर भरता है मिस्टर सूर्यवंशी, तो खाने की क्या जरूरत। उसकी आवाज में चिड़न और परवाह महसूस कर धनुष मुस्कुरा उठा और टिफिन खोलते हुए कहने लगा, मुझे ना आजकल अपने हाथों से खाना अच्छा नहीं लगता। काश मुझे भी खिलाने वाला कोई होता तो मैं। ये कह ही रहा था कि तविशी ने एक निवाला उठाया और उसके मुंह में डाल दिया, जिससे धनुष उसे देखता रहा। देखने से पेट नहीं भरेगा, खाना खाइए और चलिए मेरे साथ। वो दोनों नालायक मेरी लायक बेस्टी के साथ आ चुके हैं। विशी ने कहा तो धनुष पहले ही खुद खाने लगा और उसे भी खिलाने लगा। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी जिससे धनुष चिढ़ उठा। उसने बेबन से कम इन कहा तो एक गोरी त्वचा वाली लड़की जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और पलकें घनी, ग्रीन कलर के नारकली सूट में वो खिलखिलाती हुई हरियाली लग रही थी। वो आकर दोनों के सामने खड़ी हो गई जिसे देख धनुष की आंखें चमक उठी और वो खाना छोड़ उसकी ओर लपका, जिसके देख तविशी के माथे पर बल पड़ गए। मगर लड़की को देखती वो भी मुस्कुरा उठी। और मिस हरियाली कैसी हो तुम। तनुष लड़की को गले लगाते हुए बोला तो लड़की उस पर बाहें कसते हुए बोली, मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन आप बहुत बदल गए हैं और आपकी बड़ी हुई दाढ़ी आपको बूढ़ा बना रही है। जल्दी से क्लीन करवा लो आप। मेरी बीवी को मेरी दाढ़ी बहुत पसंद है। धनुष हंसते हुए बोला तो तविशी लड़की के कान पकड़ते हुए बोली, यू कमिंग रिया बेबी। याद आया कुछ। ये वही रिया है जिससे तविशी अक्सर टूटी फ्रूटी अंग्रेजी में टॉकिंग शॉकिंग करती थी। ओ दिस हर्टिंग मी। भाई देखो ना, मैं तो यहाँ एडमिशन लेकर स्टडी करने कमिंग हूँ। रिया ने कहा तो तविशी ने उसका कान छोड़ दिया और उसने अपने गले लगाते हुए बोली, कैसी हो तुम और बाबा कैसे हैं। वो ठीक है, रिया ने कहा तो तविशी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, जीजा बोलकर भाई भाई छोड़ अब। कहाँ है। रिया और धनुष ने एक साथ कहा तो खुद बचने के लिए रिया ने बात बदल दी, आप बताओ मैं मासी कब बनूंगी। रिया उस पर पकड़ कसते हुए बोली तो पानी पीते धनुष को झटका सा लगा और पानी उसके मुंह से बाहर आ गया। उसने खांसते हुए दोनों को देखा तो दोनों बहनें हाई फाइव करते हुए हंसने लगी। धनुष ने नाम में सर हिला दिया तो तविशी अपने पल्लों से उसका मुंह साफ करते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगी। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं क्लासेस लेकर आती हूँ, कहते हुए रिया वहाँ से रफू चक्कर हो गई। उसके जाते ही धनुष ने तविशी को कमर से पकड़कर अपने सीने से सटा लिया और उसके कान में कहा, क्या कहती हो। दत्त प्रोफेसर सूर्यवंशी आप बिगड़ते जा रहे हैं। तविशी शर्माते हुए बोली, ओ मेरी अड़ियल बिल्ली ने शर्माना मैं सीख लिया। कहते हुए धनुष ने उसके माथे को चूम लिया। आपको क्या लगता है मैं बेशर्म हूँ। अपनी बहन को देखा है आपने, चलती फिरती तोप है जिसे आपने ही बिगाड़ रखा है। तविशी आंखें सिकोड़कर अपने कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए बोली, पर गुण तो तुम्हारे हैं ना। धनुष बुदबुदाया, क्या कहा आपने। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली तो धनुष ने कहा, तुम के बाद कब आप में आ जाती हो पता ही नहीं चलता। वो छोड़ो और अब चलो, कहते हुए तविशी उसे लेकर बाहर निकल गई। रिया क्लासेस देखते हुए पूरी यूनिवर्सिटी का जायजा ले रही थी कि एक क्लास के आगे आकर ठहर गई। उसने 2 कदम पीछे ली और अंदर झांकने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो आंखें बड़ी करके सामने खड़े उस लड़के को देखने लगी तो लड़के ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यहाँ सीनियर्स का पर्सनल टॉक चल रहा है, छुपकर क्या सुन रही थी। रिया ने अपनी मुंडी घुमाई तो वहाँ कुछ लड़के लड़कियों भी थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जो बेंच पर बैठे कुछ डिस्कस करते हुए नोट्स बना रहे थे। सॉरी मुझे नहीं मालूम था, उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा तो नमन ने कहा, छोड़ ना अभय, गलती से आ गई होगी। अबे गलती से नहीं, जानबूझकर आई है ताकि हमें डिस्टर्ब कर सके। वैसे भी सामने वाले को दम घोटने में माहिर है ये। रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और होंठों में बुदबुदाते हुए जाने लगी कि अभय ने फिर से उसके कलाई पकड़ लिया। सख्त लहजे में कहा, क्या कहा तुमने। रिया चिढ़ते हुए बोली, क्या कहा मैंने, तुमने अभी गाली दी। अभय आंखें सिकोड़ते हुए बोला तो रिया ने अपनी आंखें मींच ली। इस आदमी को कैसे पता चला मैंने गाली दी। तुमने गाली दी ना अभी। अभय उसकी कलाई पर पकड़ कसते हुए बोला। रिया को जब अपनी कलाई पर दर्द महसूस हुआ तो उसने अभय के हाथों पर अपने दांत गड़ा दिए और वहां से भाग गई। अपना हाथ झटकते हुए अभय गुस्से में उस ओर बढ़ा कि नमन ने उसे रोक लिया। वही बाकी स्टूडेंट भी उसे हैरानी से देखने लगे। तो इतना हाइपर क्यों हो रहा है मेरे भाई, उसे हम सबक सिखा देंगे, चल शांत हो जा। कहते हुए लड़कों ने उसे शांत कराया तो अभय चपड़ी भींचते रह गया।
वहीं रिया अपनी कलाई देखते हुए आगे बढ़ रही थी, साथ ही कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी तो किसी से टकरा गई। उसने सर उठाकर देखा और चिल्लाते हुए बोली, दिखाई नहीं देता क्या? इसे देखो, मुझसे ही आकर भिड़ जाता है, गधा कहीं का। वो बौखलाई हुई सामने खड़े लड़के को धक्का देकर आगे बढ़ गई और लड़का एकटक उसे देखता रहा। तभी एक और लड़के ने उसे जैसे नींद से जगाया हो। शेखर, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? लड़का जिसे रिया सुनाकर भाग गए थे उसका नाम शेखर था, जो कि अभय का क्लासमेट भी था। कुछ नहीं कहते हुए वो अपने दोस्त दीपेंद्र के साथ चलते हुए बोला, ये कौन है? नई आई है क्या? हाँ, और आते ही अभय से भिड़ गई। कहते हुए दीपेंद्र ने क्लासरूम में जो हुआ उसे बता दिया। जिसे सुन शेखर के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। सूर्यवंशी कॉलेज। तनुज सबके सामने बैठा उन्हें घूर रहा था और सब नजरें नीचे किए शांत बैठे थे। तभी रिया ने आते हुए कहा, गब्बर के आगे नसमक्तक होने से अच्छा है ठाकुर के हाथ ले जाओ। तनुज ने उसे घूरते देखा तो वो सकपकाते हुए बोले, मेरा मतलब है भाई कि ऐसे मायूस ना रहो। हेजल को ढूंढना है तो सबसे पहले उस साइको का मकसद पता करो ना। अब तक जितने भी वारदात हुए हैं सब में सीजर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इसका ताल्लुक किसी हॉस्पिटल से है। हमें सबसे पहले हॉस्पिटल ढूंढना होगा। पूरे इंडिया में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत वक्त लगेगा। तनुज ने कहा तो वीर बोला, वो हमें यही मिलेगा। सब उसकी बात पर उसे देखने लगे तो वो आगे बोला, अब तक हमने जब भी उसका पीछा किया हम बचकर लौट आए हैं, मतलब साफ है कि वो हमारे आसपास ही है। लेकिन वो जानबूझकर हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। उसे पता है इस वक्त हम उलझे हुए हैं, इसीलिए उसने हमारे पास का कोई एरिया चुना है जिससे हम बाहरी एरिया में उलझे रहें। वीर सही कह रहा है, हम में से किसी से उसका ताल्लुक तो है नहीं, तो वह हर बार हमें कैसे छोड़ सकता है? हेजल का गायब होना, कनाडा से इंडिया आना, मतलब कनेक्शन यहीं से है। शौर्य ने कहा तो सभ्यता बोली, हाँ लेकिन किससे और क्यों? आखिर है कौन वो रक्तपाती? क्या कहा तुमने? सबने एक साथ कहा तो सभ्यता चुप हो गई, मगर तविशी का दिमाग दौड़ना शुरू हो गया। उसने कहा, मुझे पता है अब क्या करना है। तुम लोग बस उसके फैलाए आदमियों को पकड़ो, बाकी उसको अपने जाल में कैसे फंसाना है मैं देखती हूँ। ऋषि धनुष ने कठोर आवाज में कहा तो तविशी बोली, आई नो सूर्यवंशी जी, मुझे खतरा भी हो सकता है, लेकिन आप मेरे साथ होंगे। अब धनुष ने उसे कुछ नहीं कहा। वीर शौर्य से बोला, कॉटेज से बाहर नहीं जाएगा कोई। अब तक ठीक है, मतलब यही नहीं, आगे भी सब ठीक ही रहे। कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करके कहा, अंदर आओ। उसके इतना कहते ही काले कपड़ों में लिपटे कुछ 10-12 लोग अंदर आए, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। उनके चेहरे पर मास्क लगा था और आंखों में चश्मा, जिससे उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। तभी उनमें से एक लड़के ने अपना मास्क और चश्मा उतार दिया, जिसे देखकर वीर और रूपाली चौंकते हुए बोले, जारी है।